अब तैयार हो जाओ भाई रियल फिजिक्स को पढ़ने के लिए आप। ठीक है, काइनेमैटिक्स, ये है हमारा अब टॉपिक। और अब ये टॉपिक जो है लगभग 1 महीना चलेगा। मेंटली प्रिपेयर हो जाना कि भाई अगले 1 महीने यही टॉपिक चलेगा, कम से कम 1 महीना। मतलब 20 लेक्चर तो कम से कम चलने हैं, 20 लेक्चर के आसपास। तो काइनेमैटिक्स का टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारी फिजिक्स में इसके फिर कंसेप्ट यूज होते रहते हैं, मोशन से रिलेटेड है ना। तो जब तक फिजिक्स पढ़ते हो ये कंसेप्ट जो इस चैप्टर में आएंगे वो सारे यूज होते हैं। तो बेटा पहले जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दूं आपको इस यूनिट की। मेन जो टॉपिक है ना वो है मैकेनिक्स। मेन टॉपिक है मैकेनिक्स, मतलब ये हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, एक किस्म से ये बोलो आप। मैकेनिक्स के फिर सब टॉपिक हैं, मैकेनिक्स के सब टॉपिक हैं। एक होता है स्टैटिक्स, मैकेनिक्स के अंडर स्टैटिक्स। एक होता है काइनेमैटिक्स, अब ये बेसिक से लिख लेना ये पहले। एक होता है डायनेमिक्स। तो 3 सब टॉपिक होते हैं मैकेनिक्स के, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स, डायनेमिक्स। मैकेनिक्स का मतलब है मोशन और मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स के अंदर आप स्टडी करते हैं, मोशन और मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स के अंदर आप स्टडी करते हैं उसको मैकेनिक्स कहते हैं। मोशन के बारे में, मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी करना, उसको मैकेनिक्स बोला। तो उसका एक सब पार्ट है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स जब तक बॉडी रेस्ट में हो, चली ना हो, मतलब फोर्सेज वोर्सेज लगाए हमने लेकिन इक्वल एंड अपोजिट लगा दिए, ऐसा कुछ कर दिया, जब तक बॉडी रेस्ट में रहती है, मोशन में, मतलब मोशन स्टार्ट नहीं हुई है, तब तक हम जब स्टडी कर रहे होते हैं उसको स्टैटिक्स कह देते हैं। स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है। तो स्टैटिक का मतलब जब तक बॉडी चली नहीं है, रेस्ट में ही है अभी, तो उसको कहते हैं स्टैटिक्स। जब तक हम उसको स्टडी कर रहे हो रेस्ट वाली बॉडी को, तो स्टैटिक्स कहते हैं उसको। एक है काइनेमैटिक्स, जो हमारा मेन टॉपिक आज का, जैसे मैंने कहा काइनेमैटिक्स। बेटा काइनेमैटिक्स वो टॉपिक है जिसके अंदर आप मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। काइनेमैटिक्स वो टॉपिक है जिसमें आप मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, बट कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करते हैं। कॉज ऑफ मोशन को, कॉज का मतलब जिसने मोशन स्टार्ट की, उसको हम कंसीडर नहीं करते। मोशन के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब पढ़ेंगे हम, बट वो मोशन किसने प्रोड्यूस करी उससे हमें कोई लेना देना नहीं, उसको हम इसमें स्टडी नहीं करते हैं, उसके हम कंसीडर करके नहीं चलते हैं। तो जिस ब्रांच के अंडर आप, जिस टॉपिक के अंडर आप मोशन के बारे में तो पढ़ें, बट मोशन के कॉज को स्टडी ना करें, उसको नाम दे दिया काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्लियर? तो मोशन के बारे में पढ़ेंगे बट कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करेंगे, तो दैट ब्रांच इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स, उसको काइनेमैटिक्स बोला गया है। उसके बाद एक डायनेमिक्स। डायनेमिक्स जो तीसरी यूनिट है ना, तीसरी यूनिट से डायनेमिक्स स्टार्ट हो जाएगी अपनी। फिर डायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब है हम मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे और कॉज ऑफ मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे। डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, बॉडी की मोशन, एक्सप्रेशन, स्पीड, वेलोसिटी, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बट साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि वो मोशन किसने प्रोड्यूस की, क्यों करी, वो सब चीज हम लेके चलते हैं। तो उस टॉपिक को बोलते हैं फिर डायनेमिक्स। वो 3rd यूनिट से स्टार्ट होगा आपका डायनेमिक्स वाला पार्ट। दूसरी यूनिट जो पढ़ रहे हैं आप, अगर मैं एज पर सिलेबस चलूं, सीबीएसई सिलेबस, तो ये 2nd यूनिट है अपनी। तो 2nd यूनिट में हम काइनेमैटिक्स है हमारा टॉपिक, इसमें हम मोशन पढ़ते हैं, मोशन के कॉज के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो ये मैकेनिक्स का एक पार्ट है, तो काइनेमैटिक्स का टाइप हो गया अपना। हाँ बिल्कुल स्मिथ, बिल्कुल, क्या बात है। तो मेन टॉपिक कौन सा फिर अपना? काइनेमैटिक्स। ये तो हुई बात भाई, टॉपिक क्या है, इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं हम। अब इसमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी आपने 9th क्लास में भी पढ़ी हुई हैं, कुछ अब हम बताएंगे। तो वो पहले डेफिनेशन पर चलेंगे भाई, बेसिक सी बातें। जैसे पहला काम इसमें है, जो भी ऑब्जेक्ट हो गए हम उनको मानेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, नाम से ही आंसर है पॉइंट ऑब्जेक्ट। बेटा देखो काइनेमेटिक्स को कई बार हम पार्टिकल काइनेमेटिक्स भी कह देते हैं, पार्टिकल काइनेमेटिक्स।
देखो आपने आगे से ध्यान रखना है, जब तक आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, जब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हो मतलब, तब तक जब तक आपको लिख के ना दिया जाए, बोला ना जाए, मतलब जब तक कुछ मेंशन ना करे, तो कोई भी बॉडी जिसकी मोशन को आप स्टडी करते हैं, आप हमेशा उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करते हैं, जब तक उसमें लिखा ना हो। हम किसी बॉडी के लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया वेरिया को कंसिडर नहीं करते। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने किसी बस की मोशन को स्टडी करना है, तो मैं बस तो हो सकता है मैं डायग्राम में बढ़ा दूं, बट जब उसकी लंबाई चौड़ाई की बात आएगी तो मैं उसको नेग्लेक्ट करूंगा। मैं कार की मोशन को स्टडी कर रहा हूं, ठीक, तो जब तक मेंशन ना करेगा तो मैं उसको कार को एक पॉइंट के द्वारा दिखाऊंगा। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब हम उसका साइज कंसिडर नहीं करेंगे, उसका साइज कंसिडर नहीं करेंगे, उसकी लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं। जैसे कई बार मैं डायग्राम में कार बना के दिखाऊंगा, कोई बच्चा सोचेगा कार का पिछले हिस्से से लूं, सेंटर से लूं, आगे से लूं, ये दिमाग नहीं घुमाना इतना। आपने कार को बना दिया, वैसे डायग्राम में समझाने का तरीका हो तो, वरना उसको पॉइंट के तौर पर ट्रीट करना होता है। लेकिन वैसे ना पॉइंट के तौर पर हमेशा ट्रीट नहीं कर सकते आप किसी ऑब्जेक्ट को। पॉइंट के तौर पर ट्रीट करने की कुछ कंडीशन है, जो 99.9% केसेस में आपको वो कंडीशन मिलेंगी। जहां 0.1% में जहां कंडीशन नहीं मिलेगी ना, वो बताया जाएगा। तो क्या कंडीशन वो बता देता हूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कब होता है। आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हो, जो डिस्टेंस वगैरह हम डिस्कस कर रहे हैं ना, जिन डिस्टेंसेज की हम बात करेंगे अब, जैसे काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट, इन सब की बात करेंगे। अगर वो जो डिस्टेंसेज वगैरह हम लेके चलेंगे, अगर वो बॉडी के साइज के कंपैरिजन में काफी बड़े हैं, बॉडी के साइज के कंपैरिजन में वो डिस्टेंसेज वगैरह काफी बड़े हैं, तो हम बॉडी के साइज को नेग्लेक्ट कर देते हैं और फिर हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट बॉडी बोल देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मान लो एक बस जींद से चंडीगढ़ जाती है, तो जींद से चंडीगढ़ जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में बस का साइज नेग्लिजिबल है, तो मैं बस के साइज को नेग्लेक्ट कर दूंगा और बस को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लूंगा। और जरूरी नहीं मैं जींद से चंडीगढ़ गई, तो एग्जांपल से समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, जब तक मेंशन ना करें 99.9% केसेज में आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लेना होता, सोचना ही नहीं होता। जहां सोचना पड़ेगा उसके एग्जांपल में समझाऊंगा जब क्वेश्चन करवाऊंगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अभी बस जींद से दिल्ली गई, जींद से चंडीगढ़ गई, जींद से कैथल गई, जींद से रोहतक गई, तो डिस्टेंस काफी बड़े हैं, साइज छोटा है, तो बस को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। ऐसे ट्रेन के भी ले सकता हूं मैं, मान लो ट्रेन जींद से दिल्ली गई, तो ट्रेन के साइज के कंपेरिजन में डिस्टेंस बड़ा है, तो ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लूंगा मैं। तो जब कोई बॉडी अपने उसका साइज बहुत छोटा हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वगैरह जो है वो काफी बड़े हो, तो हम उस ऑब्जेक्ट को मानते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। और आपको मैक्सिमम जगह पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मानना होता है, बगैर बताए भी। जब जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानोगे, अब वो भी पता होना चाहिए भी कहां नहीं मानेंगे। 99.9% तो कह दिया मैंने मानोगे, 0.1% में पंगा हो जाएगा फिर। तो कहां हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, उसका एक एग्जांपल देकर समझा देता हूं मैं। जैसे मैं एक ट्रेन की बात करूं, भी मान लो ट्रेन जींद से दिल्ली गई, ठीक है, तो ट्रेन के कंपैरिजन में या ट्रेन के साइज के कंपैरिजन में डिस्टेंस काफी बड़ा है, तो मैं ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लूंगा। ठीक है, मैं साइज नहीं कंसिडर करूंगा, पॉइंट के द्वारा दिखाऊंगा उसको, लंबाई चौड़ाई से मेरे को कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर वही ट्रेन, मान लो एक ट्रेन है 100 मीटर की, मान लो ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, और लेट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कब उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे आएंगे ना जहां पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानना। मान लो एक पुल है, ये पुल है, ब्रिज है कोई, यहां एक ट्रेन आई, ये बुलेट ट्रेन है, कब आएगी पता नहीं, लेकिन बुलेट ट्रेन है। अब एक बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन की लंबाई है मान लो 100 मीटर, ब्रिज की लंबाई है मान लो 1000 मीटर। अब मान लो ये ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करती है, मान लो ये ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करती है। अब आपको इसके, मान लो आपको कोई पूछेगा भी ये ट्रेन कितने टाइम में ब्रिज को क्रॉस करेगी, ऐसा कुछ डाटा दिया जाएगा आपको, कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरह के केसेस में। तो ये जो केस है ना, इसमें आप ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। अगर मैं ब्रिज के क्रॉस करने से रिलेटेड बात करूं, कोई क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछूंगा ना, तो इस तरह का जहां पर भी केस बनेगा, तो यहां आप ट्रेन के साइज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेन का साइज और ब्रिज की लंबाई में ज्यादा फर्क नहीं है। बड़ा तो है ब्रिज, बट साइज में ज्यादा फर्क नहीं है। तो इस तरह के केसेस जहां होंगे, वहां मैं ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकता। इसमें मुझे जब भी कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो ट्रेन के साइज का ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी लंबाई को भी मुझे कंसिडर करते हुए क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इन डिस्टेंसेज में ज्यादा फर्क नहीं है, बड़े छोटे तो हैं, बट इतना नहीं कि नेग्लेक्ट किया जा सके। तो इस केस में तो ट्रेन का साइज मुझे लेना पड़ेगा, फिर तो मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल नहीं सकता।
लेकिन जैसे मैंने दिल्ली का एग्जांपल लिया, चंडीगढ़ का एग्जांपल लिया, रोहतक का, कैथल का एग्जांपल लिया, वहां मैं ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर सकता था। तो ये कुछ चीजें अपने आप आपको स्टेटमेंट से आइडिया आ जाता है। भी यहां मैं जब प्रैक्टिस करवाऊंगा ना क्वेश्चंस की, अपने आप आइडिया आ जाएगा यहां पॉइंट ऑब्जेक्ट से करना है, यहां पॉइंट ऑब्जेक्ट से नहीं करना है। जैसे कोई बच्चा बोलेगा कि भाई क्या मैं अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकता हूं, अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकता हूं? तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट मानी भी जा सकती है, नहीं भी मानी जा सकती। वो डिपेंड करता है कि आप डिस्टेंस वगैरह क्या कंसीडर करो। जैसे ट्रेन है, एक केस में हो सकता है पॉइंट ऑब्जेक्ट ले, एक केस में हो सकता है पॉइंट ऑब्जेक्ट ना ले पाए हम, जैसे इस केस में नहीं ले सकते, पहले वाले एग्जांपल में ले सकते थे। ऐसे ही अर्थ है, अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना भी जा सकता है और नहीं भी। अगर मैं अर्थ की मोशन सन के चारों तरफ कंसीडर करता हूं तो अर्थ को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लूंगा, क्योंकि डिस्टेंस काफी बड़ा कवर करेगी। अगर मैं अर्थ के बारे में बात करूं कि अर्थ ने एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर करा, आधे दिन में कितना डिस्टेंस कवर करा, फिर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकता। पूरी साल में काफी बड़ा डिस्टेंस कवर कर रही है तो अर्थ को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लूंगा। तो कोई भी बॉडी बड़ी होते हुए भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकती है, बड़ी होते हुए भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकती है। डिपेंड करेगा आप उसको स्टडी किस तरीके से करो, किसके साथ कंपेयर करके कर रहे हो। अर्थ हो, सन हो, मून हो, इनको भी पॉइंट ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस। तो ये तो बात हुई पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू बेटा ड्राइंग के लिए। बेटा अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो आपको साइज कंसीडर करना होता है, लंबाई चौड़ाई का ध्यान रखना होता है। हाँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट एक रिलेटिव टर्म है, वेरी गुड। किसके साथ कंपेयर किया गया उस पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलना है या नहीं बोलना है। ठीक, अब जहां नहीं बोलना होगा मैं वहां समझाऊंगा आपको भी, एग्जांपल लेंगे ना हम, सारे क्वेश्चंस करवाएंगे तब। अब इसके बाद एक टर्म है रेस्ट, एक टर्म है मोशन। रेस्ट एंड मोशन। तो आपसे बोलते हैं एक बॉडी रेस्ट में है, कई बार हम बोलते हैं कि बॉडी मोशन में है। तो बेटा रेस्ट या मोशन, इसका मीनिंग क्या है? देखो शायद आपको पता हो कि किसी भी बॉडी की पोजीशन अगर हमें बतानी हो तो आपको पता तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक, तो किसी भी बॉडी की पोजीशन बताने के तीन पोजीशन कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट। हाँ हाँ, अब देखो रेस्ट या मोशन किसी भी बॉडी को, जैसे मैं इस टाइम मेरे को कोई, किसी ने मेरे को स्टडी कर रहा कोई, मान लो अब कोई मेरे को रेस्ट में बोले या मोशन में बोले, रेस्ट या मोशन बताने से पहले ना आपको पहले लेना होता है रेफरेंस। रेफरेंस क्या है आपका? रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना जरूरी है। रेस्ट या मोशन बताने से पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस यह मेंशन करना जरूरी होता है। जब तक आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना बताओ तब तक आप यह नहीं बता सकते कि बॉडी रेस्ट में या मोशन में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताना जरूरी है। तो बच्चे के दिमाग में आ गया ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि आप जब भी किसी बॉडी को स्टडी करते हो ना तो आप उसको किसी चीज के साथ कंपेयर करते हो। जब भी आप किसी बॉडी को स्टडी करते हो तो आप उसको किसी चीज के साथ कंपेयर करके स्टडी करते हो। एक ऑब्जर्वर लेते हो आप, एक ऑब्जर्वर। मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं, आसान सा एग्जांपल, ध्यान से सुनो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं कि भी जैसे मान लो आप एक कार में जा रहे हो, कार में आप जाने लग रहे हो, आप साइड में बैठे हो, ड्राइवर कार चला रहा है, तो आप अपनी मोशन को उस ड्राइवर के कंपैरिजन में स्टडी कर रहे हो। ड्राइवर के कंपैरिजन, मान लो आपने ड्राइवर को उससे पूछा कि मैं चल रहा हूं रेस्ट में, ऐसा कुछ पूछेगा आप, तो आप अपनी सारी बातें ड्राइवर के विद रिस्पेक्ट टू बात करना चाह रहे हो। तो इसका मतलब ड्राइवर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ड्राइवर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। या फिर मान लो आप कार में जा रहे हो, आप अपने आप को रोड के साइड में कोई बिल्डिंग है उसके साथ कंपेयर कर रहे हो। आप अपने आप को, अपनी पोजीशन को रोड के साइड में कोई बिल्डिंग है उससे कंपेयर कर रहे हो। तो वो जो बिल्डिंग है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो। जिसके साथ कंपैरिजन करके चीजों को स्टडी किया जाता है उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे मान लो आप एक बिल्डिंग के साथ कंपेयर करो, बिल्डिंग से मान लो पहले आप लेफ्ट में थे, फिर बिल्डिंग के सामने आ गए, फिर बिल्डिंग आपसे राइट में चले गए। जैसे कई बार ना कोई पूछता है हमारे से, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई मान लो आप गाड़ी में आने लग रहे हो, आप साथ साथ किसी से बात कर रहे हो,
तो आपसे कोई पूछता भी आप कहां हो, आपसे किसी ने पूछा कार में चल रहे थे आप, आपकी किसी से फोन पे बात होने लग रही थी, उसने आपसे पूछा भी आप कहां हो, आपने बताया कि जी मैं जींद के बस स्टैंड से लेफ्ट में हूं, जींद के बस स्टैंड से लेफ्ट में हूं। फिर कुछ देर के बाद फिर बताया कि मैं जींद के बस स्टैंड के सामने आ गया। फिर आपने बताया मैं जींद के बस स्टैंड से राइट में चला गया। तो इसका मतलब जो जींद का बस स्टैंड है ना, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो जींद का बस स्टैंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि आप अपनी पोजीशन जींद के बस स्टैंड के कंपैरिजन में बता रहे हो कि कभी आप उससे लेफ्ट में थे, कभी आप उसके सामने आ गए, फिर उसके राइट में चले गए। तो इसका मतलब आपने अपने आप को किससे कंपेयर करा? जींद के बस स्टैंड से। तो वो जो बस स्टैंड है दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो मतलब जिस जो ऑब्जर्वर है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका। ना 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 ना, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो मैंने बताया जींद का बस स्टैंड से आपने कंपेयर किया, तो आपका ऑब्जर्वर जो था ना, इसका मतलब आप ये मान रहे जैसे कि आपका ऑब्जर्वर जींद के बस स्टैंड पे खड़ा है, तो वो जींद का बस स्टैंड आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अरे क्लियर क्या? वहां उसके कंपैरिजन में आप डिस्कशन कर रहे हो सारी बातें। ऐसे आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज भी कर सको, कोई भी हो सकता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आप ये कहते थे भाई जींद के बस स्टैंड की बजाय आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लो रानी तालाब को ले लो, जींद का जो रानी तालाब है। कभी आपने बताया मैं रानी तालाब से लेफ्ट में हूं, रानी तालाब के ऊपर आ गया, रानी तालाब ऊपर का मेरा मतलब रानी तालाब वाले रोड पर आ गया, फिर रानी तालाब से राइट में चला गया या लेफ्ट में चला गया, तो आपने अपने आप को रानी तालाब से कंपेयर करा जींद के रानी तालाब से, तो रानी तालाब फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करना सबसे जरूरी होता है। क्लियर है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं पर भी हो सकता है, किसी को भी माना जा सकता है, वो आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, जहां से आपको इजी लगे, जिस चीज के कंपैरिजन में चीजों को स्टडी किया जा सके और आसानी से स्टडी किया जा सके, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज किया जा सकता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब आप बताते हो तभी हम किसी बॉडी की रेस्ट या मोशन के बारे में बातें कर सकते हैं। आमतौर पर देखो जब हम थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं, थ्योरेटिकल जब स्टडी करते हैं, ओके ऑल क्लियर, बाकी वेरी गुड, बहुत अच्छे। आमतौर पर जब हम थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं, जैसे मुझे तो क्लास में पढ़ाना है आपको, मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाया था, कार जैसे मुझे क्लास में पढ़ाना है, आप बुक्स में उसे पढ़ोगे, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम मान के चलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है ना, आमतौर पर नॉर्मली कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है हम वहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं और ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। नॉर्मली थ्योरेटिकल स्टडी करने के लिए जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का आपका ओरिजिन होता है उसको हम रेफरेंस पॉइंट के तौर पर स्टडी करते हैं, इसको ओरिजिन को। रूल नहीं है, नॉर्मली ऐसा किया जाता है, नॉर्मली ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट के तौर पर थ्योरेटिकल स्टडीज में कंसीडर किया जाता है, प्रैक्टिकली कोई भी रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। तो जब रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर हो गया, उसके बाद आप बताओगे रेस्ट में हो या मोशन में, फिर आप रेस्ट या मोशन की बात कर सकते हो। जब आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेंशन कर दिया उसके बाद ही आप बताओगे कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। जैसे मैं अब एग्जांपल देता हूं, भी मुझे कोई बॉडी के किसी बॉडी के बारे में पता करना कि वो रेस्ट में या मोशन में है। जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लूं, अब मैं खड़ा हूं, मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है। अब किसी ने मेरे से पूछना है कि मैं रेस्ट में या मोशन में हूं, तो मैं इस जो मेरे सामने कैमरा है उस कैमरे के कंपैरिजन में इस टाइम जब मैं खड़ा हूं, तो इस टाइम मेरी उस कैमरे के साथ कंपैरिजन में मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। मेरे और कैमरे के बीच का डिस्टेंस, डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स है इस टाइम पर, इस टाइम पर। तो मैं कहूंगा कि मैं उस कैमरे के कंपैरिजन में रेस्ट में हूं। मैं कैमरे से कंपेयर करूंगा तो कैमरा मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उसके कंपैरिजन में मैं अपने आप को रेस्ट में बोलूंगा कि मैं रेस्ट में हूं इन कंपैरिजन टू दिस कैमरा, क्योंकि उसके कंपैरिजन में मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आए। तो जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंपैरिजन में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंपैरिजन में आपकी पोजीशन में कोई चेंज ना आए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंपैरिजन में आपकी पोजीशन में कोई चेंज ना आए, तो बॉडी को रेस्ट में बोला जाता है। देन बॉडी इज कॉल्ड इन रेस्ट और बॉडी इज स्टैटिक। स्टैटिक और रेस्ट का मतलब जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंपैरिजन में बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज ना आए, यह तो बात है रेस्ट का मतलब। इसके बाद मोशन किसे कहते हैं, मोशन का मतलब क्या है? बेटा मैं जैसे मान लीजिए मैं एक मेरे सामने से कार चल रही है मान लो, या मैं अपने आप को सन से कंपेयर कर लेता हूं, सन से कंपेयर कर लेता हूं, आसान रहेगा समझाना मेरे लिए। अगर मैं अपने आप को सन से कंपेयर करूं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सन को मानूं, तो सन के कंपैरिजन में मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, क्योंकि अर्थ लगातार चल रही है, अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है, मैं अर्थ के ऊपर हूं, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू सन मेरी पोजीशन भी इस टाइम चेंज हो रही है। तो अगर मैं सन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानूंगा
तो मैं बोलूंगा कि मैं मोशन में हूं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू सन मेरी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होने लग रही है। तो सन के कंपैरिजन में तो मैं मोशन में हूं, इसी टाइम कैमरे के कंपैरिजन में मैं रेस्ट में हूं। तो रेस्ट या मोशन जो है वो एक रिलेटिव टर्म है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है। किस फ्रेम से कंपेयर किया गया उस पर डिपेंड करेगा कि बॉडी को रेस्ट में बोलना है या बॉडी को मोशन में बोलना है। एक और ऐसा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कार का एग्जांपल लिया था। मान लीजिए आप कार में जा रहे हैं, अगर आप अपने आप को कार के ड्राइवर से कंपेयर करो तो आप रेस्ट में कहलाओगे। अगर आप कार में जा रहे हो, ड्राइवर आपके साइड में कार चला रहा है, आपके साइड में बैठे हो, तो अगर आप अपने आप को कार के ड्राइवर से कंपेयर करोगे तो आपको हम कहेंगे कि आप रेस्ट में हो जी, क्योंकि उस ड्राइवर के कंपैरिजन में आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर आप रोड के किनारे कोई बिल्डिंग है, कोई पेड़ है, कोई इलेक्ट्रिक पोल है, उससे कंपेयर करोगे तो आप मोशन में कहलाओगे, क्योंकि रोड के साइड में कोई भी पेड़ वगैरह है तो उसके कंपैरिजन में आपकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होने लग रही है, तो उस टाइम आप मोशन में कहलाओगे उसके कंपैरिजन में। तो एक ही टाइम पर एक ही बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है, वो इस बात पर डिपेंड करता है। हाँ, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब भी रेस्ट या मोशन बोलो ना, तो पहले ये बताओ भी कंपैरिजन किससे हो रहा है। जब तक आप कंपैरिजन नहीं बोलोगे करोगे, आप रेस्ट में बोल रहे हो मोशन में बोल रहे हो, वो सही नहीं है। हाँ, एक बात और, नॉर्मली आमतौर पर अगर हम बात करें तो नॉर्मली जब तक कोई चीज मेंशन ना की, कोई फ्रेम लिख ना रखा हो, तो आमतौर पर हम किसी भी बॉडी की मोशन को जब तक कोई चीज मेंशन ना करें तो हम अर्थ के साथ कंपेयर करते हैं चीजों को। हम आमतौर पर जब तक क्वेश्चन में कुछ चीज मेंशन नहीं है तो हम अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं और अर्थ को खुद को रेस्ट में मानते हैं। हम अर्थ को रेस्ट में मानते हैं जब तक कोई चीज मेंशन ना करके, इसलिए कह रहा हूं ध्यान रखना। जैसे कई बार लिखा है क्वेश्चन में अ कार इज मूविंग, अ ट्रेन इज मूविंग, इसका मतलब वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो अर्थ के कंपैरिजन में, और अर्थ को रेस्ट में मान लिया। तो जब तक चीजें मेंशन नहीं करते तो तब तक हम चीजों को अर्थ के साथ कंपेयर करके स्टडी करते हैं। अगर कहीं किसी और चीज के साथ कंपेयर करना होगा तो लिखना पड़ेगा भाई कि अब हम इससे कंपेयर करेंगे, अब बताओ क्या होगा, वरना ये अंडरस्टूड है कि हम चीजों को अर्थ से कंपेयर करके स्टडी करते हैं। क्लियर? ऑल क्लियर? ओके। अब हम रेस्ट और मोशन की बात हुई। अगर बॉडी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम चेंज ना हो विद टाइम तो बॉडी रेस्ट में कहलाएगी। अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद टाइम तो बॉडी मोशन में कहलाएगी। एक ही टाइम पर एक फ्रेम के कंपैरिजन में बॉडी रेस्ट में हो सकती है, उसी टाइम पर किसी दूसरे फ्रेम के कंपैरिजन में बॉडी मोशन में हो सकती है। तो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। क्लियर? ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, रेस्ट और मोशन की बात आई। अब मोशन भी अलग अलग टाइप की होती हैं। एक होती है जैसे वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल। एक होती है टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। एक होती है थ्री डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, टू डायमेंशनल। क्लियर? तो वन डायमेंशनल का मतलब क्या है? सिंपल सा एग्जांपल है कि समझाता हूं। बेटा देखो, तीन पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं किसी भी बॉडी के, एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड तीन पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं। किसी भी बॉडी की पोजीशन हमें मेंशन करनी हो थ्योरेटिकली हमें किसी भी बॉडी की पोजीशन मेंशन करनी हो तो हम उसको एक्स वाई जेड के हिसाब से समझाते हैं। इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये जेड कोऑर्डिनेट है, उससे हमें बॉडी की पोजीशन पता चलती है। तो बेटा वन डायमेंशनल मोशन का मतलब है कि अगर कोई बॉडी इस तरीके से मोशन करे, अगर कोई बॉडी इस तरीके से मोशन करे कि उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो विद टाइम, जिस मोशन के दौरान बॉडी का केवल एक पोजीशन कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज होता है, बाकी दो पोजीशन कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहते हैं, तो हम उस टाइप की मोशन को वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। या तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज हो, या केवल वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो, या केवल जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो, बाकी दो कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहे टाइम के साथ, तो ऐसी मोशन वन डायमेंशनल मोशन कही जाती है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं समझाने की कोशिश करता हूं। 1D मतलब वन डायमेंशन। सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बहुत सारे और केस बन सकते हैं, बस जिसको तो एग्जांपल मानना।
जैसे मैंने एक्स वाई प्लेन ले लिया, एक्स वाई प्लेन। अगर कोई बॉडी यूं चले, यूं चले, यूं चले, तो इसमें देखो, अगर बॉडी यूं चले, बॉडी यहां थी या बॉडी यहां थी या बॉडी यहां थी या बॉडी यहां थी, तो उसका केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, उसका केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ना वाई चेंज होगा, ना जेड चेंज होगा, ना वाई चेंज होगा, ना ही जेड चेंज होगा। तो ये मोशन वन डायमेंशनल होगी, ये मोशन वन डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा टाइम के साथ, वाई और जेड फिक्स हैं। या यूं बॉडी यूं चले, ये मान लो एक्स है, ये वाई है, बॉडी यूं चले, पहले यहां थी, फिर यहां आ गई, फिर यहां आ गई, तो इसमें केवल वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट, एक्स और जेड कांस्टेंट रहेंगे, तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन है, ये भी वन डायमेंशनल मोशन है। उसके बाद बात आती है टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल मोशन। जिस मोशन के दौरान बॉडी के दो पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो, तीन में से कोई दो चेंज हो जाए, या तो एक्स वाई चेंज हो जाए, या एक्स जेड चेंज हो जाए, या वाई जेड चेंज हो जाए, कोई भी दो पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर टाइम के साथ चेंज होते हैं, तीसरा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है, तो उस टाइप की मोशन को टू डायमेंशनल मोशन या मोशन इन प्लेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टू डायमेंशनल मोशन या मोशन इन प्लेन बोला जाएगा। अगर दो कोऑर्डिनेट चेंज हो, तीसरा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहे, टाइम के साथ उसको ना इंक्रीज करे ना वो डिक्रीज करे, तो वो टू डायमेंशनल या मोशन इन प्लेन बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो पहले बॉडी थी ओरिजिन पर, बॉडी ओरिजिन पर थी, घूम फिर के यहां आ गई ए पॉइंट पर, तो इसका एक्स भी चेंज हो गया, इसका वाई भी चेंज हो गया। पहले ये एक्स और वाई दोनों जीरो थे, अब एक्स की कुछ वैल्यू आ गई, वाई की कुछ वैल्यू आ गई, इसका दिस इज द टू डायमेंशनल मोशन, ये टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। अरे क्लियर क्या? हाँ हाँ, तो ये टू डायमेंशनल मोशन बोलेंगे, इसमें दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, तीसरा कोऑर्डिनेट फिक्स होगा। मैं एक्स वाई का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम जगह में एक्स वाई लेना होता है, एक्स जेड भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है। इसके बाद है थ्री डायमेंशनल मोशन। दो से जैसे दो की डेफिनेशन आई वैसे तीन की हो जाएगी। थ्री डायमेंशनल कौन सी होगी भाई बताओगे? जिसमें तीनों ही पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होते हो, ऐसी मोशन जिसके दौरान बॉडी के तीनों ही पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होते हो, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल। एक्स भी चेंज हो, वाई भी चेंज हो, जेड भी चेंज हो, कोई भी कोऑर्डिनेट कांस्टेंट नहीं रह रहा, तो इस टाइप की मोशन को थ्री डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। मैं और एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से समझाऊं। मान लो ओरिजिन के, जैसे यहां मान लो कोने में कमरे, तो कमरा तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, जहां भी तुम बैठे उस कमरे में सोचो, तो उस कमरे में सोचो, उस कमरे के कोने पर मान लो एक पक्षी बैठा है, एक पक्षी बैठा वहां, और वो पक्षी उड़ के ऊपर पंखे पे बैठ गया, तो पक्षी वहां कोने में बैठा नीचे फर्श पर, और ओरिजिन, उसको मैं ओरिजिन मान लूंगा, वो उड़ के यूं पंखे पे बैठ गया, तो वो उसकी मोशन जो थी थ्री डायमेंशनल थी, उसकी मोशन थ्री डायमेंशनल थी। मैं एक लाइन को एक्स मान लूंगा, एक को वाई मान लूंगा, एक को जेड मान लूंगा। जैसे ये एक्स होगी, ये वाई होगी, कोने वाला ऊपर जेड होगा, तो तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, एक्स भी, सॉरी एक्स भी, वाई भी और जेड भी। तो वो पक्षी उड़ के आया जब ऊपर, तो थ्री डायमेंशनल मोशन है उसकी, तो उसने एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए। और थ्री डायमेंशनल मोशन को मोशन इन स्पेस कहते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन को मोशन इन स्पेस। स्पेस वर्ड फिजिक्स में ध्यान रखना, थ्री डायमेंशनल रीजन के लिए बोला जाता है स्पेस। स्पेस का मतलब कई बच्चे सोचते हैं आउटर स्पेस, यूनिवर्स में बाहर चला गया ना, फिजिक्स में स्पेस का मतलब थ्री डायमेंशनल रीजन। तो मोशन इन स्पेस या थ्री डायमेंशनल मोशन का एक ही मतलब है, टू डायमेंशनल या मोशन इन प्लेन का भी एक ही मतलब है। मोशन इन प्लेन बोलो या टू डायमेंशनल बोलो, या फिर थ्री डायमेंशनल को मोशन इन स्पेस बोलो। तो ये दो तीन टाइप की मोशन के डेफिनेशन ध्यान रहे, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। इसके बाद एक डेफिनेशन है, मैं कह रहा आज बेसिक सा टॉपिक है ये, लेकिन चीजें क्लियर हैं तो आगे दिक्कत नहीं आती फिर हमें भाई। इसके बाद बात आती है डिस्टेंस की भाई। डिस्टेंस बेसिकली देखो, एक तो है डिस्टेंस, ओके, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही मानसवी। अब एक तो है डिस्टेंस, एक होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। दो बातों में फर्क समझना, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखो डिस्टेंस तो होता है दो चीजों के बीच का गैप, जैसे एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग के बीच का गैप, उसको डिस्टेंस कहते हैं भाई। इनके बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है, 1000 मीटर का डिस्टेंस है, वो तो हो गया डिस्टेंस, गैप जो उनके बीच में होता है। एक होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो बॉडी ने पाथ कवर करा। एक बॉडी चल रही है, मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई, तो जितनी टोटल पाथ लेंथ
जितनी टोटल पाथ लेंथ बॉडी कवर करेगी, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। उसे क्या कहते हैं हम? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो देखो, हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बट आमतौर पर इस डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम डिस्टेंस ही बोलते हैं। वो लेकिन ज्यादा थोड़ा फर्क तो है, लेकिन फिर भी आपने डिस्टेंस ही बोलना वैसे तो, बट फर्क समझना भी है कंसेप्चुअली। एक होता है डिस्टेंस, वो तो वर्ड कॉमन लैंग्वेज का वर्ड है। वो गैप, कोई भी दो बिल्डिंग्स के, दो चीजों के बीच का गैप हो गया, उसको डिस्टेंस कह दिया भाई। जैसे जींद से दिल्ली का डिस्टेंस 130 किलोमीटर है। अब ट्रेवल करना अलग बात है, गैप होना अलग बात है। तो हम जो बात करते हैं वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करते हैं, लेकिन हम लिखते उसको डिस्टेंस ही है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड मीन्स टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी is called distance traveled by the body. Total path length traveled by the body is called distance covered by the body. टोटल कितनी पाथ लेंथ बॉडी ने कवर की है उसको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोलते हैं। तो उसी को हम यहां लेकिन डिस्टेंस बोलेंगे, है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड लेकिन बोलेंगे डिस्टेंस ही। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मान लो बॉडी ए पॉइंट से चली, घूम फिर के बी पर आ गई, कहीं से भी आई हो चाहे, लेकिन इसने जो भी टोटल पाथ कवर करा वो डिस्टेंस है। मान लो ये टोटल पाथ लेंथ 1000 मीटर है, तो मैं कहूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो 1000 मीटर है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1000 मीटर। इसी कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होती, स्केलर होती है। नेवर नेगेटिव, नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होता डिस्टेंस। डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, बट डिस्टेंस विल नेवर बी नेगेटिव। पॉइंट नोट कर लेना है। तो स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, टोटल पाथ लेंथ को ही डिस्टेंस कहते हैं। एक और याद रखना है, फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम। फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम। डिस्टेंस कभी मूविंग बॉडी का घटता नहीं है। अगर बॉडी चल रही है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल ऑलवेज इंक्रीज। ये पॉइंट नोट करना है, काम आएगा कुछ एग्जांपल में। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, डिस्टेंस विल नेवर डिक्रीज विद टाइम फॉर अ मूविंग बॉडी। देखो, एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया डिस्टेंस का और टाइम का। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाया मैंने। मान लीजिए मैंने कोई ग्राफ यूं बना दिया, यूं बना दिया। अगर मैंने ये ग्राफ बना दिया ना, तो ये ग्राफ रॉन्ग है, रॉन्ग। ये ग्राफ रॉन्ग बना दिया मैंने, ये कंसेप्चुअली मिस्टेक कर दी मैंने। ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इसमें आपने डिस्टेंस एक बार बढ़ा के फिर घटा रखा है, डिस्टेंस डिक्रीजिंग दिखा दिया, और ये चीज पॉसिबल नहीं होती। डिस्टेंस नेवर डिक्रीज विद टाइम। डिस्टेंस इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज नहीं कर सकता, इसलिए ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा। तो डिस्टेंस का ग्राफ जब भी ना जिस लेवल में चलेगा उस लेवल से नीचे कभी नहीं आएगा डिस्टेंस का ग्राफ विद टाइम, क्योंकि डिस्टेंस कम कर दिया, बिल्कुल सही। और डिस्टेंस कम हो नहीं सकता, इसलिए ग्राफ रॉन्ग था ये। तो ये यहां यूज होता है डिस्टेंस का। मैं और एग्जांपल लेता हूं डिस्टेंस के एक दो, क्योंकि देखो, जैसे मान लो एक बॉडी सर्कल में चल रही है, एक बॉडी सर्कल में चल रही है। मान लीजिए सर्कल की रेडियस 14 मीटर है। सर्कल की रेडियस है 14 मीटर। ये दो परपेंडिकुलर डायमीटर में सर्कल के बना लेता हूं। दीज आर दी परपेंडिकुलर डायमीटर्स। एक पॉइंट ए, बी, सी, डी। रेडियस मैंने 14 मीटर ले ली। क्लियर है? ओके। मान लो बॉडी ए से स्टार्ट करती है, फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी। सर्कल के ऊपर से रोटेट करती हुई चल रही है वहां से, ऐसा मानो आप। तो मान लो बॉडी ए से सी गई, ए से सी, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब ये भाई, दिस इज डिस्टेंस ए से सी। तो कितना होगा डिस्टेंस? मेरे ख्याल से पाई आर बाई टू, 1/4 हुआ टोटल का, पाई आर बाय 2। तो पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14/2, 7, 2। तो ये कट गया ये, तो इसका मतलब 22 मीटर, 22 मीटर डिस्टेंस हुआ ए टू सी। हाँ बिल्कुल सही, पाई आर बाई 2। पाई की वैल्यू कर दो 22/7, पाई आर बाई 2 बनेगा भाई, पाई आर बाई 2, पाई आर थोड़ा नहीं बनेगा। ऐसे फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी का मतलब यहां से चली यूं, ये होगा आधा सर्कल। तो डिस्टेंस हुआ
पाई आर। और पाई आर कितना बना, पाई की वैल्यू 22/7 लूंगा मैं, यहां मैंने आर इस तरह लिया था 14, 2 से कटा तो 44 मीटर। तो ये डिस्टेंस की बात होगी। तो इस तरह बहुत सारे एग्जांपल बनाए जा सकते हैं। टोटल पाथ लेंथ जो भी कवर होगी उसको डिस्टेंस बोल दो, टोटल पाथ लेंथ। ठीक है, बाकी चीजें भाई कल हम डिस्कस करेंगे। आज हमने कुछ बेसिक स्टार्ट कर दिया काइनेमेटिक्स का।